वक्त की बड़ी खबर, दत्तात्रेय होसबोले को बड़ी जिम्मेदारी, आरएसएस में सर कार्यवाहक बनाए गए होसबोले भैयाजी जोशी की जगह लेंगे। होसबोले दत्तात्रेय होसबोले को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कर्नाटक में जन्मे दत्तात्रेय होसबोले ने एबीवीपी छात्र राजनीति की शुरुआत की थी यहां से। उसके बाद वो एबीवीपी में काफी एक्टिव रहे। दत्तात्रेय एबीवीपी में आरएसएस की तरफ से 2 दशक तक संगठन महामंत्री भी रहे। अभी संघ में सह सर कार्यवाहक की भूमिका वो निभा रहे थे और अब ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उनकी काफी करीबी है। उनके काम को हमेशा सराहा गया। तमाम राज्यों के चुनावों में भी ये माना गया कि उन्होंने काफी बैक साइड से काफी काम किया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खासतौर से यूपी के चुनाव को लेकर कहा जाता है, विधानसभा चुनाव में पोलिंग बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं को संगठित किया ये, और पहले भी उनका नाम कई बार चर्चा में रहा। वैसे तो 2015 में उन्हें ये जिम्मेदारी दिए जाने की खूब चर्चा हुई, लेकिन फिर किसी वजह से वे रुक गए। और संघ में सबसे बड़ा पद देखिए सर संघ चालक का होता है, और जो पद मोहन भागवत के पास है। लेकिन अब ये बड़ी जिम्मेदारी सर कार्यवाहक का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो वो दत्तात्रेय होसबोले को बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है। गतिविधियां जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है, उस पर नजर, और उस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है। आप देखिए, इसे समझिए कि सर कार्यवाहक का जो पद है वो क्यों महत्वपूर्ण होता है। संघ की व्यवस्था को आपको समझना होगा। संघ प्रमुख या सर संघ चालक के लिए चुनाव नहीं होते, लेकिन संघ प्रमुख अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति करते हैं। के सुदर्शन ने भी मौजूदा सर संघ चालक मोहन भागवत की नियुक्ति की थी, पर संघ प्रमुख की भूमिका मुख्य तौर पर मार्गदर्शन की होती है। संगठन का सारा कामकाज सर कार्यवाहक ही देखते हैं। उस लिहाज से इस जिम्मेदारी को समझिए, सारा कामकाज देखते हैं। सर कार्यवाहक का चुनाव हर 3 साल में होने वाली अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में होता है। 3 साल का ही कार्यकाल भी होता है। आमतौर पर सभा की बैठक मार्च के दूसरे या तीसरे हफ्ते में 3 दिन के लिए होती है, और ये शुक्रवार को शुरू होकर रविवार को खत्म होती है। इस बार ये बैठक 2 दिन के लिए हुई और आज खत्म हुई। सालाना बैठक के सवाल की जब हम बात करते हैं, देश भर में कहीं भी हो सकती है, पर 3 साल में होने वाली अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हमेशा से नागपुर में होती रही है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। और देखिए किस तरह से कई नाम चर्चा में, और फिर उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। बड़ी जिम्मेदारी। अनूप गुप्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दत्तात्रेय होसबोले सर कार्यवाहक, अनूप, ये नाम और ये पद कितना महत्वपूर्ण? देखिए, काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि मोहन भागवत के बाद दूसरे नंबर का ये पद है संघ में। और जिस बात का जिक्र आप भी कर रही थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो सर कार्यवाह में ही होता है। यानी कि जो भी प्रशासनिक फैसले लेने होते हैं वो फैसला जो है वो सर कार्यवाह लेते हैं। भैयाजी जोशी लंबे वक्त से इस पद पर थे, और पिछली बार जब 3 साल पहले जब प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई थी तो उस वक्त भी भैयाजी जोशी ने अपने सेहत का हवाला देते हुए कहा था कि इस पद पर अब वो नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त सर्वसम्मति से ये फैसला किया गया था कि भैयाजी जोशी को एक कार्यकाल और दिया जाए, उनके अनुभव का फायदा उठाया जाए। लेकिन देखिए, इस बार भी उन्होंने इसी बात का जिक्र जो है वो संघ के सामने रखा, और सर्वसम्मति से दत्तात्रेय होसबोले को चुन लिया गया है। देखिए, काफी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि आपको बता दूं कि इनके अनुभव का फायदा जो है वो संघ लंबे वक्त से उठाता रहा है। वो कार्यवाह पद पर रहे हैं। देखिए, अब वो अपनी पूरी टीम बनाएंगे। जाहिर सी बात है, एक नया, क्योंकि इनका उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, तो ऐसे में एक नए तरीके से बिल्कुल। अनूप, 65 साल की उम्र है इनकी, जो जानकारी है, और 71 वर्ष की उम्र तक वो सर कार्यवाह के 2 कार्यकाल पूरे कर सकते हैं। अब जो सवाल सबके जहन में आ रहा होगा, दत्तात्रेय होसबोले, इनके बैकग्राउंड की जब हम बात करते हैं और ये नाम जब चुना गया है, तो वो चुनौतियां भी जहन में रही होंगी जिसको लेके आगे बढ़ना है, या हम डेवलपमेंट की बात कर ले, उस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है ये? सबसे पहले इनके बैकग्राउंड की बात कीजिए। से रहे हैं सर कार्यवाह
पद पर भी वो लंबे वक्त से रहे हैं, काफी अनुभवी माने जाते हैं और विद्यार्थी परिषद में ये रह चुके हैं। तो इनका अनुभव जो है वो लंबा रहा है संघ में खास तौर पर। दूसरी तरफ बता दूं कि प्रचारक के तौर पर आज जो सरकार में जो केंद्र की सरकार है उसमें जितने भी बड़े पद पर आप मंत्रियों को देख रहे हैं उनके साथ भी इनके अच्छे रिश्ते कहे जाते हैं। दूसरी तरफ बहुत ही अनुभवी और ये कह सकते हैं कि कई तरह के जो सामाजिक कार्यक्रम हैं उनसे लगातार इनका जुड़ाव रहा है। तो इनका अनुभव खासा जो है वो संघ को मदद कर सकता है। देखिए लंबे वक्त से इनके अनुभव का फायदा जरूर उठा रही है, लेकिन भैया जी एक और चीज अनूप आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि 2 कार्यकाल इन्हें मिले। अभी ऐसी चर्चा है, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल हो जाएगा, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव और संघ का जन शताब्दी वर्ष भी संभाल सकते हैं, ये भी चर्चा है। एक चीज ये माना जा रहा है कि संघ की नजर दक्षिण पर है और ये कर्नाटक से आते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में भी इसे समझना जरूरी होगा। देखिए ये जाहिर सी बात है, संघ के ऊपर दायित्व तो बहुत ज्यादा है और अगर आप संघ से पूछेंगे तो वो जरूर राजनीतिक तौर पर अपने आप को नहीं बताती है। उनका कहना है कि राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं होता है, सामाजिक सरोकार से उनका मतलब है, समाज सेवा से उनका मतलब है और कई तरह के कार्यक्रम जो है वो पूरे देश भर में संघ चलाती रही है और कई तरह के कार्यक्रम वो चलाती रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से हमने कहा कि बहुत ही अनुभवी और एनर्जेटिक नेता के तौर पर वो जाने जाते हैं, क्योंकि भैया जी जोशी का उम्र बहुत ज्यादा हो रहा था, सेहत की भी उनकी समस्या थी जिसका वो जिक्र पिछले बार भी प्रतिनिधि सभा की बैठक में उन्होंने किया था। तो जाहिर सी बात है कि जब एक यंग अगर नेतृत्व सामने आता है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकार जो है वो इनके कंधों पर ही रहने वाला है, क्योंकि मोहन भागवत जो है वो सिर्फ मार्गदर्शन की भूमिका में ही रहते हैं। अगर साइनिंग अथॉरिटी की बात करें तो संघ में साइनिंग अथॉरिटी जो है वो इन्हीं के पास रहने वाली है। तो ऐसे में नए तरीके से किस तरीके से नए संघ को का निर्माण किया जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि इनके नेतृत्व में किया जाएगा। ठीक, एक चीज और अनूप, अमूमन जब कोई नाम तय होता है संगठन और सरकार के बीच का तालमेल की बात होती है। एक और चीज जो समझना चाहेंगे यहाँ पर खास तौर से, कार्यकर्ताओं में जो लोकप्रियता है वो भी एक बहुत बड़ा कारण बनी, बड़े फैसले लेते हैं मुखर होकर। नहीं देखिए, जाहिर सी बात है कि संघ जो है वो लोगों से जुड़ा हुआ संगठन है, समाज सेवा से जुड़ा हुआ संगठन है। तो जाहिर सी बात है लोगों से लगाव और लोगों के लिए काम करने का जो अनुभव है वही संघ के प्रचारक को आगे बढ़ाता है। क्योंकि अगर संघ को आप बेहतर तरीके से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से प्रचारक को पहले क्षेत्र दिया जाता है, वहां पर उनके अनुभव का इस्तेमाल किया जाता है, फिर धीरे धीरे जो है उनके अनुभव को सेंट्रलाइज किया जाता है। तो दत्तात्रेय होसबोले लंबे वक्त से इस तरह के काम में वो जुटे हुए थे, जिनका फायदा जो है वो संघ को हो रहा था। और जाहिर सी बात है जब उन्हें आज पावर दिया जा रहा है आगे के लिए, तो इनके अनुभव का और ज्यादा फायदा जो है वो संघ उठा सकती है। बिल्कुल, तो इनके नाम का बहुत ज़्यादा फायदा जो है वो होगा, ये महत्वपूर्ण बात। एक और चीज़ अनूप, जैसे कि आपने शुरुआत में एक पॉइंट कहा कि हर बड़े मंत्री से बेहतर ताल्लुकात की बात हुई, प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो भी काफ़ी पसंद करते हैं कामकाज, ये भी सुनने को आ रहा है। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये नाम, और आगे हम कई डेवलपमेंट्स देख सकते हैं। सरकार और संगठन और संघ और उनकी जो पार्टी है बीजेपी, उसमें किस तरीके से तालमेल बनाया जाए, इसको लेकर के पूरी व्यवस्था जो है वो संघ ने बना रखी है। और जाहिर सी बात है ये काफी महत्वपूर्ण भी कहा जा सकता है। तो इनका जरूर फोकस रहेगा कि सरकार किस तरह से कामकाज करती है। एक चेक्स एंड बैलेंस की स्थिति जो है लगातार संघ बनाती रही है। और देखिए कई बार जो संघ की बैठक होती है वो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक होती है, उसमें जो केंद्र सरकार के जो कामकाज होते हैं, जो लोगों से जुड़े हुए काम होते हैं, सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए कामकाज होते हैं, उनकी समीक्षा भी की जाती है। तो जाहिर सी बात है कि संघ में अगर नेतृत्व, एक तरह से कह सकते हैं नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, भले ही सरकारवाह के तौर पर ही हुआ हो,
तो जाहिर सी बात है इस बात को लेकर जरूर लेखा जोखा किया जाएगा कि सरकार के साथ उनके किस तरीके से ताल्लुकात हैं, किस तरीके से वो और सामंजस्य बनाकर आगे इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। और इस फैसले में, इस नाम के सामने आने में अनूप हम एक ये चीज माने कि जो ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ता होता है, वो जो मेहनत बहुत ज्यादा करता है, उनके बीच में दत्तात्रेय होसबोले की लोकप्रियता एक बहुत बड़ा कारण रही कि उनका नाम यूं तो पहले भी चर्चाओं में आया, किसी वजह से नहीं जिम्मेदारी मिल पाई, लेकिन इस बार उनका नाम फाइनल हुआ, जिम्मेदारी मिली। देखिए, आपको बता दो कि जब पिछली बार जब प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई थी तो उस समय भी भैया जी जोशी ने अपनी सेहत को लेकर के चिंता जताई थी और कहा था कि इस पद से मुक्त कर दिया जाए, और उस वक्त भी दत्तात्रेय होसबोले का नाम प्रमुखता से सामने आया था। हालांकि बाद में संघ में इस बात पर विचार नहीं हुए और उन्हें कहा गया कि भैया जी जोशी एक और टर्म जो है वो सरकारवाह रहें। आपको बता दूं कि दत्तात्रेय होसबोले जमीन से जुड़े हुए प्रचारक के तौर पर जाने जाते हैं। बहुत ही सहजता से लोगों से मिलते हैं और जितनी दायित्व उन्हें आज तक सौंपी गई है उसको बड़ी ही अच्छे तरीके से उन्होंने निभाया है। ये उनकी कार्य कुशलता है जिसकी वजह से वह लगातार जो है वो कम समय में लगातार संघ के शिखर तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं, और यही वजह है कि उनको ये दायित्व दिया जा रहा। काफी महत्वपूर्ण दायित्व है, क्योंकि देखिए मोहन भागवत के बाद अगर दूसरे नंबर का कोई पद है और वहां पर दत्तात्रेय होसबोले निर्वाचित होते, क्योंकि देखिए किसी पद के लिए निर्वाचन होता है, मोहन भागवत के लिए कोई निर्वाचन नहीं है, बिल्कुल प्रमुख है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। जिम्मेवारी बहुत ज्यादा है इनके कंधों पर कि जिस जगह पे बड़े बड़े प्रचारक इस पद पर को संभालते रहे हैं वहां दत्तात्रेय होसबोले पहुंचे, तो वाकई जिम्मेवारी बहुत ज्यादा है और जाहिर सी बात है जो इनकी कार्य कुशलता है ये बहुत बखूबी निभा सकते हैं। बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ। तो ये बड़ी जिम्मेदारी दत्तात्रेय होसबोले को मिली है। नाम तो पहले भी चर्चाओं में रहा, लेकिन सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। और आमतौर पर देखिए जो कामकाज की जो बड़ी जिम्मेदारी होती है, सर कार्यवाह बने हैं तो वो जिम्मेदारी यही संभालेंगे। आगे की चुनौतियों की बात करें और ग्राउंड लेवल पे जो आरएसएस के कार्यकर्ता है उनके बीच में तालमेल वो बहुत बेहतर तरीके से निभाया, और जो लोकप्रियता है वो सबसे ज्यादा आगे रही, जिसकी वजह से इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। दक्षिण पर आरएसएस की ये कहा जाता है कि वहां पर काम कर रही है नजर, और उस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया अनूप आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो भैया जी जोशी की जगह लेंगे दत्तात्रेय होसबोले, बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली आरएसएस में, सर कार्यवाह, यानी कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। और सीएम तीरथ सिंह रावत आज जो है हरिद्वार के दौरे पर हैं। यहां पर वो हर की पैड़ी पहुंचे और गंगा पूजा कर रहे हैं। इसके बाद वो कुंभ कार्यों का लोकार्पण करेंगे, साथ ही कुंभ कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज हरिद्वार में है सीएम तीरथ, पूजा कर रहे हैं और काफी बीजेपी के बड़े नेता उनके साथ मौजूद हैं। तो हर की पैड़ी पर गंगा पूजा करते हुए आप मुख्यमंत्री को देख रहे हैं। हरिद्वार से ये लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को आप तस्वीरों में लगातार देख पा रहे हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण उनका ये कार्यक्रम भी। देखिए हरिद्वार से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुंभ भी है, कुंभ कार्यों की वो समीक्षा करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती, नया जब पदभार संभाला है उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर कुंभ को माना जा रहा है, क्योंकि सबसे सामने अभी कुंभ ही है और उसका बेहतरीन तरीके से जो है सिर्फ आयोजन ही नहीं, वो लोगों तक एक मैसेज भी जाए, ये भी बात हो रही है। तो पूजा करते हुए आप मुख्यमंत्री को देख पा रहे हैं, तस्वीरें लगातार न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर। तो हरिद्वार दौरे पर सीएम तीरथ सिंह रावत आप तस्वीरें देख रहे हैं, उनके साथ काफी बीजेपी के नेता मौजूद हैं।
तस्वीरें देख पा रहे हैं न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर। और आज हरिद्वार भ्रमण पर हैं, हरिद्वार वो घूमेंगे, तमाम जो योजनाएं हैं उनका भी जिक्र होगा। कुंभ का हम जिक्र लगातार कर रहे हैं, पूजा करते हुए आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। और मां गंगा की पूजा अर्चना के इस दौरान उन्होंने मां गंगा से राज्य के विकास और कोरोना संक्रमण से जल्द छुटकारा पाने की प्रार्थना भी की। और फिर उसके बाद विभिन्न कार्य जो हैं कुंभ को लेकर उस पर वो चर्चा करेंगे और फिर उस पर बातचीत होगी, तमाम अधिकारियों को निर्देश भी देंगे और जहां पर बेहतरी की संभावनाएं हैं तो वो भी आदेश वो देंगे। तो तस्वीरें हम आपको जब वो गंगा पूजा कर रहे थे उस वक्त की एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो हरिद्वार दौरे पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत तो जब उन्होंने जोत जलाई वो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद उन्होंने पूजा की, वो भी तस्वीर आप लगातार स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वैसे बेंगलोर कर्नाटक के लोग सब लोग अच्छे से पहले से उनको जानते ही हैं। 1954 में उनका जन्म हुआ था। फैमिली बैकग्राउंड संघ की है। एक सिंपल सी फैमिली में शिवमोगा जिले में होसाबले जो गांव है उसमें उनका जन्म हुआ। 7 भाई बहन हैं, 3 भाई और 4 बहनें। और बचपन में ही आप संघ के स्वयंसेवक बने 1968 में। 1972 में विद्यार्थी परिषद के भी संपर्क में आए। यहीं बेंगलुरु में पढ़ाई के दौरान इमरजेंसी के समय, ड्यूरिंग इमरजेंसी आपातकाल के समय आप जेल में भी गए। मीसा में बहुत छोटी आयु में मीसा में जो जेलबंदी होंगे उनमें आप एक हैं। लेकिन पढ़ाई का क्रम अपना जारी रखा। 1978 में फिर आपने MA इंग्लिश बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से किया और उसके बाद विद्यार्थी परिषद के पूर्णकालिक प्रचारक इस रूप में 78 से अभी तक आप इस दायित्व को, इस जीवन को निभा रहे हैं। प्रारंभ में आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत संगठन मंत्री, क्षेत्र संगठन मंत्री, अखिल भारतीय महामंत्री, अखिल भारतीय संगठन मंत्री। 1992 से 2003 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आप ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री रहे। 2003 to 2009 आप संघ के सीधे संघ प्रत्यक्ष कार्य में फिर दोबारा से जुड़े और अखिल भारतीय सह बौद्धिक प्रमुख के नाते आपके पास दायित्व आया। और आफ्टर 2009 अखिल भारतीय सह सर कार्यवाह के रूप में आपका देश भर में संघ के सारे काम के लिए भ्रमण ये होता है। बहुत सारे अन्य अन्य काम भी इस सारे कालखंड में नई नई डायमेंशन विद्यार्थी परिषद की संघ के नाते भी ऐसे करने का मौका मिला उनको। विद्यार्थी परिषद का काम करते करते ध्यान में आया कि बहुत बड़ी संख्या में विश्व के अन्य देशों के विद्यार्थी भी यहां पढ़ते हैं, तो उनमें भी काम खड़ा होना चाहिए। तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट एंड यूथ फॉर 20 ईयर्स आप उसके जनरल सेक्रेटरी भी रहे वोसी के, और आप उसके एक संस्थापक महामंत्री के रूप में भी उसके फाउंडिंग उस रहे। अपने कन्नड़ में पत्रिका निकलती है असीमा, उस असीमा पत्रिका के जो मंथली पत्रिका है उसके आप फाउंडिंग एडिटर भी रहे। अनेक भाषाओं के धनी हैं, उसमें उनकी पारंगता है बातचीत में, बाकी सब में, विषय रखने में, कन्नड़, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, ऐसी अनेक भाषाएं इनके वो जानकार हैं। विश्व के बहुत सारे देशों में उनका प्रवास हुआ है और जो उनको निकट से जानते हैं उन सबको ध्यान में है। समसामयिक विषयों पर, साहित्य आदि पर उनका लेखन भी चलता रहता है। आने वाले 3 वर्ष तक वो अपने सरकार्यवाही इस नाते निर्वाचित हुए हैं। अभी आप सबके सम्मुख बातचीत के लिए ये उनकी एक ऐसे ऑफिशियल सरकार्यवाह की पत्रकार वार्ता नहीं है, वो बाद में करेंगे।
लेकिन सरकार्यवाह के नाते पहली बार आप हम सबसे बातचीत करने वाले हैं। इस बैठक के संदर्भ में करेंगे। इस बैठक में गत 3 वर्ष की हमने समीक्षा भी की है, आने वाले 3 वर्ष का विचार भी किया है और सामाजिक सांस्कृतिक विषयों पर हमने कुछ प्रस्ताव भी पारित हुए हैं और ऐसे सारे विषयों की जानकारी माननीय दत्ता जी आप सबके सम्मुख रखेंगे और फिर इस समय के तत्काल के कुछ महत्व के विषय आपको लगेंगे तो उन प्रश्नों पर भी आप उत्तर ये देंगे। मैं माननीय दत्ता जी से अनुरोध करता हूं कि इस पत्रकार वार्ता में वो अपनी विषय को प्रस्तुत करें। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ। ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭಾ ಸೇರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆ ವರ್ಷ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ। ಆದರೆ ಕೊರೋನಾ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭಾ ಇದೇ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ। ಈ ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ವಿತ್ ಆಲ್ SOPs ದಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭಾ is being held and it is coming to an end this evening। जैसे अभी मेरे सहयोगी श्री अरुण कुमार जी ने कहा, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के 3 वर्ष के निर्वाचन के बाद मेरे पास नए दायित्व आया है। मैं आप सबकी शुभकामनाएं और सहयोग भी चाहता हूं, उसकी कामना करता हूं और संघ के कार्य समाज में आज अपरिचित नहीं है। देश विदेशों में संघ के बारे में जिज्ञासा है, प्रशंसा भी है, कुछ प्रश्न भी होंगे, सहयोग भी है और संघ के कार्य के स्वागत भी सर्वदूर है। यह हम लोगों को प्रतिदिन का अनुभव है। समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तियों से लेकर सर्वसामान्य व्यक्ति तक संघ कार्य और स्वयंसेवकों के कार्य के संदर्भ में उनके उद्गार, उनके स्वागत और जो स्नेह और आत्मीयता के साथ सहयोग देते हैं, इसका हम भरपूर अनुभव करते हैं। पिछले वर्ष यानी अभी जो चालू वर्ष है इसमें कोरोना के कारण जो संघ के कार्य में कुछ बाधा आई, यानी नित्य शाखा हम नहीं चला सके। लॉकडाउन के पीरियड में दी शाखा स्वर being held in a different way because in open ground having स्वयंसेवक from different family। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में ध्यान में रखना होगा कि उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में हम बार बार कहते हैं कि अपार संभावनाओं वाला प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की संभावनाओं को ईमानदारी से समाज के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं हुआ और अगर ये प्रयास हुआ होता तो उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं होता। उत्तर प्रदेश देश की सबसे समृद्ध राज्यों में खड़ा होने की सामर्थ्य रखता है और 4 वर्ष की इस कार्यावधि ने यह अपने आप में साबित किया है कि उत्तर प्रदेश जिन संभावनाओं के लिए जाना जाता था, अपने उन संभावनाओं का भरपूर उपयोग करते हुए आज राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को स्थान दिलाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। अलग अलग फील्ड है, लेकिन पर्यटन भी उसमें से एक माध्यम है। पर्यटन केवल धार्मिक दृष्टि से लोगों की आस्था का सम्मान करने तक सीमित नहीं है। आस्था का सम्मान करने के साथ ही पर्यटन हमारे लिए रोजगार सृजन का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। याद करिए
प्रयागराज कुंभ 2019 को। प्रयागराज कुंभ के पहले मैंने इस बारे में अलग अलग टीमें गठित की थी और मैंने इस बारे में कहा था कि कुंभ को हम एक यूनिक इवेंट बनाएंगे, लेकिन साथ साथ सामाजिक जीवन में, व्यवसायिक जीवन में, अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यह भी हमें उस टीम के द्वारा अवलोकन करना है। हमने कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को इसके साथ अध्ययन के लिए जोड़ा और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रयागराज कुंभ में प्रदेश सरकार के थोड़े से प्रयास से 24 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ में भागीदार बने और जितने भी वहां के व्यावसायिक प्रतिष्ठान थे, इनकी आमदनी अन्य कुंभों की तुलना में 3 गुना से लेकर के 15 गुना तक बढ़ी। ये चीजें दिखाती हैं कि लोगों को रोजगार भी मिला। आखिर स्वच्छता कर्मी 20,000 स्वच्छता कर्मी थे, आखिर इसी समाज से तो थे। 10,000 सुरक्षा कर्मी थे, इसी समाज से थे। अलग अलग तबके से जुड़े हुए लोग, कोई गाइड का काम कर रहा है, कोई हलवाई का काम कर रहा है, कोई नाविक का काम कर रहा है, मैंने जिस भी नाविक से पूछा भाई कितना आपने मुनाफा कमाया है, वो कहता था साहब पहले हम लोग पूरे कुंभ के दौरान 10,000 15,000 कमाते थे, लेकिन इस बार हमारी कमाई 5 लाख से लेकर 10 लाख तक, 15 लाख तक। ये चीजें दिखती हैं कि हर एक तबके पर इसका कैसा प्रभाव पड़ता है। ये इसलिए सरकार ने इस प्रकार का मंच दिया, कुछ संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ, समाज ने मिलकर के इस पूरे आयोजन को एक भव्य आयोजन और दिव्य आयोजन के रूप में बदला, तो पर्यटन की संभावना विकास की एक नई ऊंचाई तक प्रदेश का नाम भी वैश्विक मंच पर हुआ कि उत्तर प्रदेश ने कुंभ के आयोजन को इतनी भव्यता और दिव्यता के साथ किया कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन गया और ये आयोजन इतना भव्य और इतना दिव्य बन गया कि आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। यही प्रयास काशी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के साथ जोड़ा। याद करिए काशी में, काशी की पहचान भगवान विश्वनाथ जी से। 1916 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो रहा था, उस समय काशी गए और काशी में उस समय बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए जब गए तो संकरी गली और गंदगी को देख करके गांधी जी ने बहुत तीखी टिप्पणी की थी। उनका वो ऑडियो आज भी है जिसमें वह वहां के लोगों को कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि कितनी संकरी गली है, कितनी गंदगी है, प्रसाद में मक्खियां भी बना रही है और इसी प्रसाद को लोग लेंगे, कैसे वो स्वस्थ रह पाएगा। बापू ने आज से 100 साल पहले ये बात कही थी, लेकिन काशी को एक नए कलेवर के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज वैश्विक पटल पर रखा है। और भाइयों बहनों, आज जब काशी नए कलेवर के रूप में सामने आई है तो वहां पर पर्यटन की संभावनाएं बढ़ी है, रोजगार की संभावनाएं बढ़ी है। काशी में हम लोगों ने एक फैसिलिटेशन सेंटर काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में बनाया है और उस में केवल श्रद्धालु जनों को एक व्यवस्था दे दी। व्यवस्था ये थी कि कोई भी श्रद्धालु आएगा तो आकर के वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके उसको अगर कोई सहायता चाहिए वहां से सहायता उसको मिल जाएगी और फिर उसके माध्यम से वो व्यवस्था आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ हुआ। टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर और इस टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर ने वहां पर रोजगार भी दिया और रोजगार के साथ साथ स्वयं अपनी आय भी बढ़ाई। लगभग 1 करोड़ रुपए सालाना अतिरिक्त लाभ काशी विश्वनाथ मंदिर को केवल टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर से प्राप्त। तो गोरखपुर में पर्यटन विभाग की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसी कार्यक्रम को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे। और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। दत्तात्रेय होसबोले को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आरएसएस में सर कार्यवाह बनाए गए हैं होसबोले। नेशन दुनिया के सामने एक वसुधैव कुटुंबकम के अपने परंपरा को स्थापित फिर से एक बार दर्शाया है। और पहले HCL, पैरासिटामोल ऐसी दवा के हो, अभी वैक्सीन के हो, इन चीज़ों को
अनेकों देशों के लिए हमने आपूर्ति किए, सप्लाई किए। इसके लिए दुनिया ने भारत की प्रशंसा भी की। इसलिए हम अपने सेवा किए, मानवता के सेवा में इसी प्रकार भारत हमेशा आगे बढ़ेगा। इतना ही इस प्रस्ताव में हमने कहा है। दूसरे और एक प्रस्ताव हमने पारित किए हैं। अभी अभी एक बड़ा संपर्क अभियान समाप्त हुआ। पिछले वर्ष के 5 अगस्त को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री, संघ के पूजनीय सरसंघ चालक जी और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सभी न्यासी मंडल और ट्रस्टीज एंड saints, seers, sages of various sects of this country during the period of Corona, maintaining all the necessary rules and regulations and restrictions which were prescribed by the administration, that sacred ritual was performed. Crores and crores of people, not only in this country, all over the world, have witnessed that through electronic media, and many could participate within the restrictions. वह एक नए भारत के निर्माण के स्वर्णिम पृष्ठ का एक अध्याय का प्रारंभ किया है। उसके बाद तीर्थ क्षेत्र न्यास ने इस मंदिर के निर्माण के लिए स्वाभाविक रूप से उसके लिए धन इकट्ठा करना था। तीर्थ क्षेत्र न्यास ने जो अपने बैठक में, उनके मीटिंग में उन्होंने इस विषय को कहा, तो अनुरोध हुआ हम अपने सहयोग हम दे सकते हैं, अपनी भूमिका हम भी निभा सकते हैं, क्योंकि इस पूरे आंदोलन में, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के आंदोलन में 1980 से लेकर अभी तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने धर्माचार्यों के विश्व हिंदू परिषद का जो आंदोलन था उसमें पूर्ण सहयोग से हम भाग लिए। इसलिए इसको मंजिल तक पहुंचाने का कार्य, इसमें भी हम सहयोग करने के लिए तैयार है, ऐसे हमने भी कहा। उस प्रकार तीर्थ क्षेत्र न्यास ने पूरे देश में एक धन संग्रह के लिए अभियान, या उनके साथ बैठकर जो कमेटी बनी उसने उन्होंने विचार करके मकर संक्रांति जनवरी 15 से माघ पूर्णिमा 27 फरवरी तक 44 डेज के एक अभियान चला। इस अभियान में पूरे देश में संघ के स्वयंसेवक और समाज के लोग, मैं ये कहूंगा समाज के लोगों के उत्साह और सहयोग, इट वॉज हिस्टोरिक, अनप्रेसिडेंटेड, बिकॉज इट इज अ वर्ल्ड हिस्ट्री insofar as an outreach program for a cause of this kind. एक मंदिर का निर्माण था। उस मंदिर के निर्माण के लिए लोगों ने जिस प्रकार सहयोग दिया, nearly 12 crore families have been contacted, 5.5 lakh villages and towns and cities, total number of places 5.5 lakhs. So this is itself is a history, it's a record. But it all went on very smoothly. संघ के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में घर घर में गए। किसी कारण से स्वयंसेवक और कार्यकर्ता किसी मोहल्ले में किसी कारण से नहीं भी गए, नहीं सके, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल रीजंस, वहां के लोगों ने संपर्क करके बुलाया। तो दत्तात्रेय होसबोले को सुन रहे थे आप, जिन्हें आज सर कार्यवाह बनाया गया है आरएसएस का। एक बार फिर से चलते हैं गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पर्यटन विभाग के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि नहीं, अयोध्या हमारी पहचान है। अयोध्या दीपोत्सव के माध्यम से दीपावली का आयोजन अयोध्या के साथ जुड़ता है। हम लोग अयोध्या के साथ इस आयोजन को जोड़ेंगे और वैश्विक पटल पर अयोध्या को लेकर के जाएंगे। दीपोत्सव का पहला आयोजन 2017 में प्रारंभ हुआ और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, दीपोत्सव का यह भव्य आयोजन दुनिया का एक अपने आप में
एक आयोजन, वैश्विक आयोजन बन चुका है। इस आयोजन में साउथ कोरिया की प्रथम महिला 2018 में आई, फिजी की उप प्रधानमंत्री 2019 में आई, 2020 में कोरोना महामारी के कारण हम लोगों ने किसी बाहरी अतिथि को उसमें आमंत्रित नहीं किया, लेकिन आपने देखा होगा आयोजन की भव्यता और दिव्यता सबने देखी होगी। अयोध्या आज एक नए रूप में दुनिया के सामने, काशी के बाद अब अयोध्या वैश्विक मानचित्र पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। वैश्विक मानचित्र पर काशी की ये नई पहचान, अयोध्या की नई पहचान, मथुरा, वृंदावन, अभी 22 और 23 तारीख को बरसाना की रंगोत्सव का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ होगा। देश और दुनिया का लाखों श्रद्धालु पर्यटक वहां पर आता है। सीधे लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। की सरकार नहीं है ये। अगर ये नंबर लायक हो सरकार तो बताइए, कोई परीक्षा लिखे बच्चा और पूरा खाली छोड़ के आ जाए तो क्या नंबर मिलेंगे? और मुझे तो आपसे बेहतर कौन जानेगा। सुना एक डिलीट हो गया ट्वीट, पहले तो नौकरी का डिलीट हुआ ट्वीट, फिर किसी एक न्यूज़ चैनल ने कोई सर्वे किया, पता लगा सर्वे इतनी रफ्तार से भागा कि उन्हें ट्वीट डिलीट करना पड़ा। वो तो एक जनरल ओपन प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म पे अगर कोई बात पूछी जाए कि सरकार की नाकामी कैसी है या अच्छाई क्या है, तो नाकामी 90%। बताइए, किसी मुख्यमंत्री की नाकामी और उसके परफॉर्मेंस की अगर चार्ट बना जाए तो 90% लोग खिलाफ हैं, और वही 4 साल में। तो अब क्या समेटोगे? अब तो जनता तैयार है। जिस तरह से महंगाई बढ़ाई है, जिस तरह आय दोगुनी का झूठ बोला गया, अब तो जनता तैयार है कि कैसे इससे छुटकारा पाए। ये अभी पंचायत चुनाव जब हमारा तारीखें आएंगी नहीं आएंगी, उसमें भी गोल गोल घुमा रही है सरकार, क्योंकि वो जानती है बड़े उत्साह के साथ पंचायत चुनाव में मैदान में आना चाहते थे। अब पता नहीं मैदान से भाग क्यों रही है सरकार। पंचायत के चुनाव के बाद आप देखेंगे समाजवादी पार्टी का लगातार कार्यक्रम चलेगा और उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता को कम से कम ये भरोसा है कि समाजवादी सरकार आएगी तो उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा, जनता के हित के काम होंगे, उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनेंगी। ये सरकार तो 100 से 112 कर दिया, 1090 को 1076 कर दिया। आप खुद सोचिए कभी, और जनता ये बात महसूस करे क्या बदलाव किया है। 100 से 112 क्या कर दिया आपने? क्या गाड़ी के टायर? आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार धार्मिक जगहों की आड़ में सार्वजनिक जमीन हड़पने वालों पर कार्रवाई की योजना तैयार कर रही है। सरकार विधानसभा के अगले सत्र में इस बाबत कानून भी बना सकती है। इसके तहत सार्वजनिक जगहों पर अवैध कब्जा कर धार्मिक स्थल बनाने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान हो सकता है। सरकार अगले सत्र में ये कानून ला सकती है। 3 साल तक की सजा हो सकती है। राज्य विधि आयोग ने बाकायदा सिफारिश भी भेज दी है। ड्राफ्ट तैयार हो गया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में ऐसे कानून पहले से ही बना दिए गए हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर बहराइच से आ रही है, जहां पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। आरोप के मुताबिक दबंगों ने दूसरे पक्ष के घर पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया है। इस वारदात में 6 लोग जख्मी हो गए हैं। बहराइच से खबर हम आपको बता रहे हैं। इस मारपीट में 6 लोग घायल हुए हैं। वर्चस्व को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई है। एक पक्ष ने घर पर ईंट पत्थर बरसाए हैं। मारपीट में दोनों पक्षों से 6 लोग जख्मी हुए हैं। फायरिंग के बाद दबंग अब घर छोड़कर फरार हो गए हैं। 11 नामजद और 8 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। 2 तस्वीरें हम आपको बहराइच से दिखा रहे हैं। 2 पक्षों के बीच वर्चस्व को लेकर मारपीट हुई है। आरोप है कि पुष्पेंद्र चौधरी नामक व्यक्ति किसी को गाली दे रहा था, जिस पर शैलेंद्र सिंह के पक्ष ने प्रतिवाद किया, जिसको लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई। पुष्पेंद्र चौधरी के पक्ष ने शैलेंद्र सिंह को दौड़ाते हुए इन पर जानलेवा हमला किया, जिससे ये भागकर एक घर में घुस गए। इस संबंध में शैलेंद्र सिंह की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। साथ ही पुष्पेंद्र चौधरी के पक्ष के घायल लोगों का भी मेडिकल इलाज कराया जा रहा है। साथ ही इस पूरी घटना में जिम्मेदार लोगों को चिन्हित कर गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित की गई है।
यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ।